हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। अब आपके पास अंतिम घंटा है और इस अंतिम घंटे में आपको 95 नंबर पक्का करना। जी हां, जितने मैं वीडियो ले आ रहा हूं आज पूरा पढ़ के चले जाइएगा। दोपहर 2 बजे एग्जाम सेंटर पे देखेंगे तो सारे वीडियोज़ में, सारे पेपर में यहीं से यहीं क्वेश्चन फंसेंगे एकदम। तो ये जो सेट पेपर है ना 2022 का है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। यहाँ पे मैं बहुविकल्पी भी सॉल्व करा दूंगा, आपका गद्यांश, पद्यांश, पत्र लेखन, निबंध, हर चीज़ मैं तैयार करवा दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी क्रिएट ना हो। बस आप जाएं, आराम से पेपर में बैठें और पेपर लिख कर चले आएँ, ठीक है ना। पेपर को लिख कर चले आएँ, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। सारा चीज़ की तैयारी करवा देंगे यार, हर एक चीज़ की तैयारी करवा देंगे। आपकी पूरी हिंदी एकदम तोड़ कर आएंगे, पूरी हिंदी एकदम तोड़ कर आएंगे, ठीक है ना भाई साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, देख लो, देख कर जाइए, इससे बाहर आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। चलिए यहाँ पे आपका है तो इसको हम लोग सॉल्व करते। सबसे पहले आप लोग बहुविकल्पी जल्दी जल्दी सॉल्व करा देते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन द्विवेदी युग में हुआ था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन द्विवेदी युग में हुआ था। नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, कुछ भी करिए भाई साहब, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। आगे वाला याद कर लीजिए। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है, जो संस्कृत का 4 अध्याय है इसके पुस्तक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? तो ग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला। कविता क्या है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। उसके बाद है अजातशत्रु किस विधा की रचना है? जो अजातशत्रु है वह किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है। अजातशत्रु क्या है? यह एक नाटक है। अज्ञेय की रचना कौन सी है? अज्ञेय की रचना कौन सी है? तो वो है एक जीवनी। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की रचना है। कबीर दास प्रमुख कवि हैं। कबीर दास किसके प्रमुख कवि हैं? निर्गुण काव्य धारा के। कबीर दास किसके प्रमुख कवि हैं? निर्गुण काव्य धारा के हैं। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? दोहा में की है। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? दोहा में किए हैं। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से? जो नौका विहार कविता है इसका संबंध किस नदी से? तो इसका संबंध गंगा नदी से। किसका है? गंगा नदी से संबंध है। और गंगा नदी से किसका संबंध है? नौका विहार कविता का संबंध है। नौका विहार कविता का संबंध आप लोग सीधा बता दीजिएगा कि सर नौका विहार कविता का संबंध गंगा नदी से है। और किससे है? बस यही है इसका राइट आंसर, और तो किसी से होगा नहीं, बस यही है। आप छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होना। आज अंतिम रात है, छाप दीजिए एकदम अंतिम रात है एकदम। आने वाला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। जो प्रयोगवादी काव्य धारा है इसके कवि कौन से? महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला, गिरिजा कुमार माथुर। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के जो कवि हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे है आंसू काव्य में प्रधान रस कौन सा है? आंसू काव्य में प्रधान रस कौन सा है? तो आंसू में करुण रस होता है। आंसू में कौन सा होता है प्रधान रस? तो आंसू में याद रखना, आंसू में कौन सा होता है? तो जो आंसू में होता है वो होता है आपका करुण रस होता है। कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। करुण रस क्या होता है भाई साहब? करुण रस क्या होता है? तो करुण रस जो होता है यह आंसू काव्य में प्रधान रस होता है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं, यहाँ पे इनके प्रश्नों को उत्तर देना है। 10 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 10 नंबर का रहेगा। क्या यहाँ पे राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जल की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ जन का संस्कृत का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले ये बताना है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। अगर ये राष्ट्र दिख रहा है तो पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कौन से हैं? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कौन से हैं? तो वासुदेव शरण जो अग्रवाल है ये है राष्ट्र के स्वरूप के लेखक। राष्ट्र का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है।
राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है? तो राष्ट्र का जो विकास संभव है वो संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की विकास संभव है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की विकास संभव है। जन का मस्तिष्क क्या है? जो जन का मस्तिष्क है वो क्या है आपको बताना है। तो संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। देखिए सारे आंसर इसी में छिपे हुए हैं, आपको बस ढूंढना है, ढूंढ के कर देना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है आपको देखना है। बिना संस्कृति के जल की कल्पना कबंध मात्र है, तो इसको कैसे करेंगे? इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे, क्या लिखेंगे? मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए संस्कृति विकास और उसकी उन्नति में ही राष्ट्र की विकास संभव और समृद्धि क्या है? निहित है। बस यही छापना है और आपको कुछ भी छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद एक यहाँ पे दिया रहेगा, तो इसको आपको खुद मतलब कि जिस प्रकार इसको मैंने ढूंढ के करवाया है, अब इसको तो आप कर ही लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, करना है तो कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके यूपी बोर्ड पेपर में आने वाला है। जी हाँ, आज ये बोर्ड परीक्षा में आने वाला है दोपहर 2 बजे। आप जाएंगे तो देखेंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन भर भर के मिलेगा भाई साहब। अगर इसको तैयार करना है तो आप तैयार कर लीजिए, एकदम पक्का वाला क्वेश्चन है, पक्का वाला क्वेश्चन है। वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग तैयार करके ही जाइए, आप इसको तैयार करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे पद्यांश है। पद्यांश देखिए क्या है, पद्यांश ये है कि मैं नीर भरी दुखी बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलती, पलकों में निर्झरी मछली। अब यहाँ पे क्या है, ये पद्यांश है, इसको मैंने कई बार करवाया, बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई साहब, बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो बच्चे पढ़े हुए नाम से वो जानते हैं कि सर ने इसको कई बार करवाया, बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो जो कविता का शीर्षक है वो कौन है? ये गीत है। कविता का शीर्षक क्या गीत है, आप ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे, शीर्षक क्या लिखेंगे? गीत है। और कवित्री का नाम क्या है? महादेवी वर्मा। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कविता का शीर्षक गीत है और कवि का नाम जो है महादेवी वर्मा जी है। क्या है? महादेवी वर्मा जी है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का जवाब अच्छे से मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है, बस आप लोग बस मेहनत करना है, ठीक है ना। यहाँ पे है कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? तो कवित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली अर्थात दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया, दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया। देखिए इसका आंसर कैसे देंगे, यहाँ पे देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी कि ये कौन बोल रहा है? ऐसा लेखक बोल रहा है, कवित्री बोल रही है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा कवित्री जी बोल रही हैं। उसके बाद है यहाँ पे किससे आहत होकर विश्व ने हंसा है? किससे आहत होकर विश्व ने हंसा है? किससे आहत होकर विश्व ने हंसा है? तो क्रंदन से आहत विश्व हंसा। देखिए यहाँ पे क्रंदन से आहत विश्व हंसा, यानी क्रंदन से आहत होकर विश्व ने हंसा है, बस ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए पलकों में क्या मछली। अब देखिए इसका आंसर यहीं से हो जाएगा, पलकों में निर्झड़ी मछली। क्या मछली? पलकों में निर्झड़ी मछली। अब आपको कहीं से बाहर से ला के मैं दे रहा हूँ नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है, आप बस ढूंढ के कर लेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि अब आप लोग ढूंढ के करेंगे, सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढ के देंगे, मैं तो यही आशा कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको नहीं समझाएगा तो आप बताइएगा, मैं और अच्छे से समझा दूंगा आपको। आप बस परेशान मत होइएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस आप मेहनत करिएगा जितना हो सके भाई साहब, आप मेहनत कीजिए हमारे साथ। बाकी आप परेशान न मत होइएगा, ना आप चिंता करिएगा, बिल्कुल ना परेशान होना है, ना आपको क्या करना है, चिंता करना है, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम मैं पूरा का पूरा इसको सॉल्व करवा दूंगा। जाके आप छाप कर चले जाइएगा, कल जाकर आप आज मतलब आज आप 2 बजे जाकर छाप के चले आइएगा इसको पूरा, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट वाला देख लीजिए, नेक्स्ट वाला आप कर ही लोगे, ये तो आप खुद से कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है आपका लेखक का जीवन परिचय। अब यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको ये सब पहले से ही मिल गया है और वो सब बच्चे इसको जाकर छाप दिए होंगे, मुझे पता है, पढ़ लिए होंगे। जो टेलीग्राम से बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मिल गया है। और टेलीग्राम बच्चे जो हैं, टेलीग्राम वाले बच्चे
वो भाई साहब एकदम रट रहे हैं। और आप भी जाके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग अभी तक SKM स्टडी यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे PDF वूडीएफ मिल जाते हैं, नोट्स वोट्स, ठीक है ना। तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। क्या करना है? उल्लेख करना है। चलिए, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसमें से हम लोग देखने वाले हैं, किसका देखेंगे? वो हम लोग देखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। यहाँ पे देखने वाले हैं, किसका देखने वाले? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू प्राणी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी व माता का नाम ज्योतिषमती थी। प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तर अधिकार में प्राप्त हुई। 1930 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की और इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्र नाथ की विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी साहित्य भवन में क्या थे, निदेशक के रूप में भी चुने गए। उनकी प्रमुख कृतियां जो हैं आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रमुख जो कृतियां हैं आप लोग इनका तैयार कर लीजिएगा, तैयार किए ही होंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, मतलब ऊपर ऊपर मैं रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट वही मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कवि का आपको बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे हम लोग जयशंकर प्रसाद का दे रहे हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं आप लोग तैयार कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। छोटी अवस्था में ही तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा शीघ्र ही टूट गया। गृह के व्यापार को संभालते हुए इन्होंने स्वाध्याय के विशेष पर ध्यान रखा और घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट, इनकी पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अदृश्यंत जीवन में झेलता हुआ अलौकिक प्रतिभा संपन्न युगस्त्र साहित्यकार हिंदी के अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा और 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका, ठीक है ना, और जो शरीर है जर्जर के कारण की क्या होगी, मृत्यु हो गई। छापने वाला क्यों छाप डालिए। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आएगा बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखने के लिए आएगा भाई साहब। आपका 5 नंबर है, एकदम छापने वाला क्वेश्चन है, एकदम छाप के जाइएगा। छापने वाला क्वेश्चन एकदम छाप के जाइएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहादुर कहानी का सारांश देख लीजिए। क्या लिखेंगे आप लोग बहादुर कहानी का सारांश अगर पेपर में देगा तो आप लिखेंगे, अमरकांत जी द्वारा लिखी गई बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कट व्यवहार की कहानी है। स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की गई है और अपने से संपन्न रिश्तेदार के घर नौकर द्वारा जुटाई गई, यहाँ पे द्वारा है, सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी जो है, पत्नी यहाँ पे रहेगा पत्नी निर्मला, स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर एक नेपाल का, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर, यहाँ पे छोड़कर लिखेंगे। ये एक बच्चे का जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है वहाँ का एक बच्चे का यहाँ पे बुक है, कॉपी है, और वो देखो कितना गलत सॉल्व किया, तो आपको ऐसे नंबर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको अच्छे सॉल्व करना है। और निर्मला के परिवार में रख लिया जाता है और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करता है परंतु धीरे धीरे क्या करने लगता है, कठोरता बरतने लगता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा खंड काव्य आएगा। खंड काव्य आएगा भाई साहब, तैयार कर लीजिएगा। खंड काव्य देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपके 7 रहेंगे, 6 रहेंगे। श्रवण कुमार, रश्मिरथी, मुक्तियज्ञ, सत्यजीत, 7 है आलोकवृत्त और त्यागपति। तो इसमें से मैंने आलोकवृत्त का लिया है जो कि प्रयागराज, और जो है भाई साहब सबका मैंने उसमें जोड़ दिया है। जाके आप देख सकते हैं, अगर आप देखे नहीं है तो जाके इनको देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये लोग। जो ये है हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ से भी आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग गांधी जी का देखने वाले हैं, ठीक है ना। एक व्यू ले लेंगे
क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो बस ऊपर ऊपर देख लेंगे, काम खत्म। प्रथम सर्ग में कवि ने भारत के अतीत के गौरव तथा तत्कालीन पराधीनता का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि भारत वेदों की भूमि रहा है। भारतवर्ष ने ही संसार को प्रथम ज्ञान की ज्योति दी थी, किंतु दुर्भाग्य एक समय आया कि भारतवासी यह भूल गए कि हम कितने गौरव मंडित थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष सैकड़ों वर्षों तक दासता कुवेड़ी में झगड़ा रहा और सन 1857 ईस्वी तक क्रांति पश्चात गुजरात के यहाँ पे पोरबंदर नामक स्थान पर एक दिव्य ज्योतिर्मय विभूति मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में प्रकट हुई, जिसने हमें विदेशियों की दासता से क्या करवाया, मुक्त करवाया। बस ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे, उसके बाद आपका आएगा संस्कृत का गद्यांश। ये कितनी बार यार रिपीट किया गया गद्यांश है संस्कृत का, कितनी बार मैं समझाया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे इस गद्यांश को। आप लोग इस गद्यांश को भाई साहब पढ़े होंगे दबाकर एकदम। जाइए छापिए यार, कुछ भी नहीं है ये सब कुछ भी नहीं है, आप छाप कर आइए। आपके पास लास्ट टाइम है, लास्ट मौका है एकदम, ठीक है ना। एकदम आप लोग छाप कर आइएगा, कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत आए तो आप लोग बस बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए इसको आप संस्कृत वाला आप थोड़ा कर लीजिएगा, संस्कृत का जो यहाँ पे गद्यांश है इसको आप लोग खुद से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ, आगे मैं आपको ये करवा देता हूँ इसका संस्कृत का गद्यांश, और इस लोग आप खुद से पढ़ लेंगे, सही रहेगा, क्योंकि हम जितना भी रटवाएंगे याद नहीं होगा, आप खुद से इसको रट लीजिएगा। चलिए मुहावरे मैं आपको करवा दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं वो सारा मैं करवा दे रहा हूँ। आप लोग इसको कंप्लीट करके जाइएगा, और पेपर में छाप कर आइएगा। पेपर में क्या करके आएंगे आप लोग, छाप कर आएंगे। मुझे नहीं सुनना कुछ भी हो जाए, बस पेपर में छपना चाहिए, सारे क्वेश्चन पेपर में छपने चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जितना हो सके भाई साहब मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास क्या है, टाइम बहुत कम है, और जब टाइम आपके पास कम होता है तो आप कम समय में आप ज़्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपका अच्छा नंबर ज़रूर आएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान होना कोई चीज़ों का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे है अक्ल का दुश्मन होना अर्थात मूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, उसे समझाना व्यर्थ है, वह तो अक्ल का दुश्मन है। गागर में सागर भरना अर्थात क्या लिख देंगे इसमें, कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। वाक्य प्रयोग कवि बिहारी के दोहों में कवि बिहारी को दोहे गागर में सागर है। हाथ पीले करना अर्थात लड़की का विवाह करना, वह पति की मृत्यु के बाद बड़ी मुश्किल से अपने बेटी की हाथ पीले की है। उसके बाद क्या है, मुंह फुलाना अर्थात असंतुष्ट होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, वह छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेता है। उसके बाद आपका हो जाएगा संधि विच्छेद। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो जाएगा, छाप लीजिए। तथेप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथेप का हो जाएगा तथा धन इति हो जाएगा, नायकः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नायकः का हो जाएगा नय धन अकह हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन आपको बताना है। आत्मनी में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, जो आत्मनी है यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, आत्मनी में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। नामसु शब्द में विभक्ति और वचन है, नामसु शब्द में विभक्ति और वचन कौन सी यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन किस में हो जाएगा, नामसु शब्द में हो जाएगा। शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। अविराम और अभिराम। अविराम मतलब होता है बिना रोक के, क्या होता है, बिना रोक के। अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। अविराम बिना रोक के, और अभिराम क्या होता है, सुंदर होता है। स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण मतलब क्या होता है, आपका सोना होता है, और सवर्ण मतलब क्या होता है, एक उच्च जाति भी होती है। बात समझ आ रही है। इसके बाद एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। कर्ण, काल, अर्क। तो कर्ण का जो होता है, नोट कर लीजिए, कर्ण का क्या क्या होता है, कर्ण का होता है कान और सूर्यपुत्र। क्या होता है, कान और सूर्यपुत्र होता है। काल का समय अकाल होता है। अर्क का जो होता है वो होता है मदार और सूर्य होता है। फिर उसके बाद ग वाला यहाँ पे, जो जीता ना जा सके अजय है, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक है। घ वाला यहाँ पे छाप लीजिए। अनेकों लोग ने गंगा में स्नान किया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया। यहाँ पे अनेकों के स्थान पे अनेक कर देंगे। एक गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए, एक गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे गाय का एक गिलास गर्म दूध दीजिए। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, गौतम की पत्नी का नाम अहल्ला है।
आह्लाद था। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं हस्ताक्षर कर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। उसके बाद वीर रस, श्रृंगार रस, और यहाँ पे बताना है। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ मैं करवा दे रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। जो मुझसे हो रहा है भाई साहब मैं आपको तैयार करवा दे रहा हूँ, आप चले जाइए करके चले जाइएगा। ठीक है ना, तो इसको काम करिए। ये मैं टेलीग्राम पे मैं भेजा हूँ, जाके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडीज पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे मैंने इसका पूरा भेज दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको पत्र लेखन दिखा दे रहा हूँ कि पत्र लेखन आप किस प्रकार से देंगे। चलिए यहाँ पे है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं कि आपका वीर रस क्या होता है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। ठीक है ना, चल हम लोग पत्र लेखन पढ़ लेते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से खुद ही आपके पास किताब होगी, आप लोग कर लिए होंगे। पत्र लेखन, जो कि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर पत्र लेखन आप बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पत्र लेखन मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर क्या लिखेंगे, श्रीमान महोदय। सविनय निवेदन है कि हम 12वीं कक्षा के छात्र हैं। यह अनुभव करते हैं कि आज कंप्यूटर युग में प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दिनों दिन कंप्यूटर की मांग बढ़ती जा रही है। सबसे पहले ये आपको बताना है कि किस पर आप लोग पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अपने विद्यालय के पुस्तकालय की समस्या निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को आप लोग प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, दिनों दिन कंप्यूटर की मांग बढ़ती जा रही है। उसके बाद आपको बताना है, जिस कारण से कक्षा में पढ़ाया गया अध्याय हम भली भांति नहीं समझ पाते हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय की प्रयोगशाला कंप्यूटरों की संख्या को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की कृपा करें। हम आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। आशा है कि आप हमारे अनुरोध को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। काम खत्म, और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा जो ये पेपर था सॉल्व करवा दिया है। बाकी तो आप सॉल्व किए ही होंगे, और मैंने इतना ढेर सारा वीडियो पढ़ाया ही है। तो इस वीडियो को यार पूरा देखिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी हम शाम को पूरी हिंदी की सोल्यूशन वीडियो लेके आएंगे। और जितने मैं वीडियो यहाँ पे दिया हूँ सारा आप लोग वीडियो तैयार कर लीजिए। यहाँ पे आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।